हर सुबह की तरह आज की सुबह भी इंडियन आर्मी के चीफ जनरल दलबीर सिंह जॉगिंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने घर से बाहर निकल पाते, उनके घर का लैंडलाइन फोन बजना शुरू कर देता है। इतनी सुबह सुबह फोन की घंटी सुन जनरल दलबीर सिंह का दिल कुछ बैठ सा जाता है। घबराए मन के साथ वो फोन उठाते हैं तो उन्हें दूसरी साइड से कुछ वैसा ही सुनने को मिलता है जिसका उन्हें डर लग रहा था। उन्हें बताया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में आए एक एवलांच में सोनम पोस्ट और उस पर तैनात 10 भारतीय फौजी पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुके हैं। जॉगिंग का प्लान कैंसिल कर जनरल दलबीर सिंह फटाफट नहाते हैं और अपनी यूनिफॉर्म पहन साउथ ब्लॉक में स्थित इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स के लिए निकल पड़ते हैं। अपने ऑफिस में घुसते ही जनरल दलबीर सिंह सबसे पहले पीएमओ को यह दुखद समाचार देते हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन करके खुद सिचुएशन का जायजा लेते हैं और उन्हें हर क्षण की लाइव अपडेट देते रहने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट में से एक सोनम पोस्ट पर इंडियन आर्मी के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है। घंटे पहर में बदलने लगते हैं और पहर दिनों में, लेकिन एक भी फौजी का पता नहीं चल पाता और हर बीतते क्षण के साथ फौजियों के जीवित बाहर आने की आशा भी धूमिल होती जाती है। धरती पर बर्फीला नरक कहे जाने वाले इस स्थान पर 25 से 30 फीट बर्फ के नीचे कई दिनों तक दबे रहने के बाद आखिर कोई जिंदा कैसे बच सकता है? इस बात को जानते हुए भी 150 फौजी और 50 सिविलियंस पूरे जी जान से इस रेस्क्यू मिशन में लगे रहते हैं। -40 डिग्री की हड्डियां गलाने वाली इस ठंड में चल रहा ये रेस्क्यू मिशन अपने छठे दिन में पहुंच चुका था और पूरा देश इन 10 फौजियों को शहीद मान शोक मनाना भी शुरू कर चुका था कि तभी 9 फरवरी को रात 12:26 पर राहुल सिंह नाम के एक पत्रकार अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक न्यूज ब्रेक करते हैं। सियाचिन में वो 10 फौजी जिनको मृत माना जा रहा था, उनमें से एक फौजी बच गया है। लांस नायक हनुमंतप्पा की हालत नाजुक है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये एक चमत्कार है। चंद ही मिनटों में राहुल सिंह की ट्वीट पूरे देश में वायरल हो जाती है। न्यूज चैनल्स इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश करने लगते हैं। अगले दिन की सुबह होते होते सभी न्यूज चैनल्स पर रेगुलर प्रोग्राम्स की जगह रिटायर्ड फौजी और डॉक्टर्स इसी अविश्वसनीय घटना के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? 21,000 फीट की ऊंचाई पर 6 दिनों तक 25 फीट बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद हाड़ मांस का बना एक आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? मेडिकल साइंस के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी इसको समझा पाने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पा रहे थे। ऐसे ही एक न्यूज चैनल पर काफी देर से चुपचाप बैठा एक डॉक्टर बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद कहता है, मेरे ख्याल से लांस नायक हनुमंतप्पा एक ह्यूमन है ही नहीं, वो सुपर ह्यूमन है। नमस्कार, जय मां भारत। सियाचिन ग्लेशियर ये एक ऐसा नाम है जो हमें कभी कभार चीन की वजह से सुनने को मिलता है या फिर एवलांचेस यानी कि हिमस्खलनों में वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे फौजियों की वजह से। इसके अलावा एक आम भारतीय को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि इस प्रकार के अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में जीवन यापन करना, सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। कोई कारण तो होगा ही कि दुनिया ने सियाचिन को फ्रोजन हेल यानी कि बर्फीले नरक की संज्ञा दी हुई है। सियाचिन में तैनात होने वाले फौजियों को युद्ध कला में तो पारंगत होना ही पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे जटिल और कुटिल वातावरण में खुद को जीवित कैसे रखा जाए, ऑपरेट कैसे किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इस बहुत ही कठोर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ सियाचिन जाने से पहले हर फौजी को मानसिक तौर पर भी ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो इस प्रकार की ऊंचाई पर ऑक्सीजन के अभाव में अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सके। लेकिन सारी ट्रेनिंग और मोटिवेशन के बावजूद भी सियाचिन में कई चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर। 20 से 21,000 फीट ऊंचाई वाला ये दुनिया का सबसे ऊंचा फौजी क्षेत्र, जहां तापमान -40 से लेकर -70 डिग्री तक जाता है। यहाँ फौजी का सबसे बड़ा दुश्मन है यहाँ का मौसम। यहाँ तैनात होने वाले एक भारतीय फौजी को दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना कि यहाँ के मौसम से होता है। यदि भी हाल ही में चीन के साथ हुई झड़पों को निकाल दें तो 1984 से लेकर आज तक दुश्मन की फायरिंग में तो एक भी भारतीय फौजी की जान नहीं गई। लेकिन यहाँ आने वाले एवलांचेस न जाने कितने मां भारती के लालों को लील चुके हैं।
क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में सियाचिन में 300 भारतीय फौजी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और ये सभी जाने एवरलैंचेस ने ली हैं। जब भी हम इन एवरलैंचेस में भारतीय फौजियों के वीर गति की खबरें सुनते हैं तो हम शौक तो बहुत ज्यादा मनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी उंगलियां बहुत ज्यादा चलाते हैं, लेकिन इसमें हमारा कितना बड़ा हाथ है, क्या हम इसको समझते हैं? हमारा तेजी से बदल रहा लाइफस्टाइल सियाचिन में खड़े हमारे फौजियों की जान को कैसे खतरे में डालता है, क्या हमने कभी इसको समझने का प्रयास किया भी है? वो हर प्लास्टिक बैग जो हम यूं ही बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हर एक्स्ट्रा एयर कंडीशनर जो हम थोड़ी सी गर्मी लगने पर अपने घरों और ऑफिसेज में लगवा लेते हैं, वो हर एक्स्ट्रा किलोमीटर जो हम यूं ही मौसम का मजा लेने के लिए अपनी गाड़ी चला लेते हैं, ये सब चीजें सियाचिन में हमारी ही रक्षा करने के लिए खड़े एक फौजी की जान को खतरे में डालती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते पिछले कुछ दशकों में सियाचिन की कई पोस्ट कब्रिस्तान बन चुकी हैं। कब्रिस्तान जहां हमारे फौजी पलक झपकते ही हजारों किलो बर्फ के नीचे दब जाते हैं। आज की यह अविश्वसनीय कहानी भी ऐसी ही एक पोस्ट की है। ये 10 भारतीय फौजी, जिनमें से ज्यादातर मद्रास रेजिमेंट की 19th बटालियन के ऑफिसर्स थे, अभी 2 महीने पहले ही हाइकिंग करके सियाचिन की सोनम पोस्ट पर आए थे। दुनिया की सबसे ऊंची फौजी पोस्ट में से एक सोनम पोस्ट सल्टोरो रिज के ऊपर स्थित है। इसके पूर्व में पूरा सियाचिन ग्लेशियर दिखाई पड़ता है और पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले कुछ इलाके। इस पोस्ट का नाम 1984 के नायक लद्दाख के हवलदार सोनम के नाम पर रखा गया था। इसकी पोजीशन भारतीय फौज को दुश्मन के ऊपर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रदान करती है, लेकिन इस एडवांटेज के साथ आता है दुनिया का सबसे बुरा, खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल मौसम। अक्टूबर 2015 में सियाचिन आए इन फौजियों को दिसंबर में इस पोस्टिंग के लिए चुना गया था और ये सिलेक्शन रैंडम सिलेक्शन नहीं था। 19 मद्रास के कर्नल बहादुर गुरुंग ने इन 10 जवानों को सियाचिन के इस सबसे खतरनाक डिप्लॉयमेंट के लिए खुद अपने हाथों से चुना था। 20,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट पर केवल उन्हीं सैनिकों को डिप्लॉय किया जाता था जो हाथी जैसा दिमाग, शेर जैसी ताकत, चीते जैसी फुर्ती और चींटी जैसा संयम रखते हों। 2 फरवरी 2016 के दिन सोनम पोस्ट पर तैनात इन 10 सैनिकों में से कुछ तो गार्ड ड्यूटी पर थे और कुछ अपने टेंट्स के अंदर आराम कर रहे थे। मौसम एकदम शांत था, ना ही हवा तेज चल रही थी और ना ही बर्फीला तूफान आने के कोई आसार लग रहे थे कि अचानक इन फौजियों के ऊपर स्थित चोटी से एक विशालकाय बर्फ का टुकड़ा टूटता है और पलक झपकते ही इनकी पोस्ट को पूरी तरह निगल जाता है। कुछ सेकंड पहले आराम से बैठे लेकिन अब हजारों किलो बर्फ के नीचे दब चुके इन सैनिकों के नाम थे सिपाही सुनील सूर्यवंशी, सूबेदार नागेश टीटी, हवलदार एलुमलाई एसएन, लांस हवलदार एस कुमार, लांस नायक सुदीश बी, सिपाही महेश पीएन, सिपाही गणेशन जी, सिपाही राममूर्ति एन, सिपाही मुश्ताक अहमद और लांस नायक हनुमंतप्पा कोपड़। दो फरवरी को देर रात सोनम पोस्ट पर आया ये एवरलैंच स्लैब एवरलैंच था, जिसको कि सभी प्रकार के हिमस्खलनों में सबसे ज्यादा भयावह और दैत्य रूपी माना जाता है। 800 मीटर चौड़े और 1000 मीटर लंबे इस दैत्यकाय हिमखंड को पहाड़ की चोटी से सोनम पोस्ट तक आने में केवल पलक झपकने जितना समय ही लगा था। केवल कुछ क्षणों के अंतर में सोनम पोस्ट 25 से 30 फीट बर्फ के नीचे दब चुकी थी और जहां कुछ सेकंड्स पहले तक हरे रंग के टेंट्स खड़े हुए थे, वहां अब बर्फ के बड़े बड़े पत्थर रूपी ढेरों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सोनम पोस्ट से थोड़ा नीचे एक लोकेशन पर तैनात एक कंपनी कमांडर मेजर विपिन कुमार को हर रोज सुबह ठीक 4 बजे सोनम पोस्ट से रिपोर्ट मिला करती थी, लेकिन आज की सुबह उन्हें अपने रेडियो पर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से मेजर कुमार ज्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि सियाचिन में ऐसा होना काफी आम बात थी। इस प्रकार का उपशून्य तापमान रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अक्सर जाम कर दिया करता था। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन अभी भी सोनम पोस्ट से कोई मैसेज नहीं आता। अब मेजर कुमार के माथे पर हल्की हल्की सलवटें पड़ने लगती हैं। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो टेंट के अंदर बाहर चक्कर लगाने लगते हैं कि 15 मिनट बाद ठीक 5:15 पर उनके रेडियो पर एक अत्यंत कमजोर सी आवाज सुनाई पड़ती है। साहब, हम बर्फ के नीचे दब गए हैं। ये आवाज हवलदार एलुमलई की थी। तमिलनाडु के रहने वाले हवलदार एलुमलई इस समय 20 फीट बर्फ के नीचे दबे हुए थे और किसी चमत्कारवश उनका हाथ अपने रेडियो तक पहुंच गया था।
सोनम पोस्ट पर क्या हुआ है मेजर कुमार को ये समझने के लिए हवलदार एलूमलई के ये 7-8 शब्द ही काफी थे, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही 3 जनवरी 2016 के दिन भी सियाचिन ग्लेशियर में एक एवलांच आया था और 4 भारतीय फौजी क्षण भर में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेजर विपिन कुमार बिना एक क्षण गंवाए रेस्क्यू पार्टी बनाना शुरू कर देते हैं और अपने सीईओ कर्नल गुरुंग को भी अलर्ट भेज देते हैं, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर बेस्ड थे। कर्नल गुरुंग भी इस मैसेज को तुरंत चेन ऑफ कमांड में अपने ऊपर सियाचिन में ही स्थित इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड को रिले कर देते हैं, जहां से खबर लेह में 14 कोर के बेस और फिर उधमपुर स्थित नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स होते हुए दिल्ली में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाती है। सियाचिन बेस कैंप पर 19 मद्रास के सेकंड इन कमांड कर्नल दिनेश तंवर की अगुवाई में एक अस्थायी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी स्थापित कर लिया जाता है। 2 घंटे बाद सुबह के 7:15 पर मेजर कुमार अपनी टीम के साथ सोनम पोस्ट पर पहुंच चुके होते हैं और यहाँ का दृश्य देख उनकी और उनके साथियों की रीढ़ में एक कपकपी सी दौड़ जाती है। हवलदार एलूमलई का मैसेज मिलने के बाद मेजर कुमार ने अपने दिमाग में जैसा सोचा था, यहाँ का दृश्य उससे कहीं ज्यादा भयावह था। जल्द ही इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड के ऊपर एक एक करके उतरने लगते हैं। इंडियन आर्मी एविएशन कोर के ये हेलीकॉप्टर्स और कई फौजियों को सोनम पोस्ट पर पहुंचा रहे थे, जिनमें डॉक्टर्स और आर्मी के श्रेष्ठ पर्वतारोही भी शामिल थे। सैनिकों के साथ साथ मेटल डिटेक्टर्स, खुदाई करने वाले उपकरण और एवलांच रेस्क्यू के लिए स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स को भी यहाँ पर लाया जाता है। 3 फरवरी की दोपहर होने से पहले 50 फौजियों की एक रेस्क्यू टीम सोनम पोस्ट के ऊपर पूरी तरह तैयार खड़ी होती है। वो सोनम पोस्ट जिसकी क्षमता केवल 10 आदमियों की थी, उसके ऊपर इस समय 50 फौजियों की एक टीम खड़ी हुई थी और इनको कब तक यहाँ रहना पड़ेगा इसका अंदाजा लगा पाना भी इस समय असंभव था। इसीलिए सियाचिन बेस कैंप की सहायता से इन 50 फौजियों के लिए राशन, पानी और दवाइयों का इंतजाम भी किया जाता है। सारी तैयारियां पूरी होते ही रेस्क्यू टीम के ये फौजी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए खुदाई करना शुरू कर देते हैं और सूरज छिपने तक बिना रुके लगे रहते हैं। अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू टीम चाहते हुए भी अपना काम नहीं कर सकती थी। उनके 10 भाई बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। इस बात को अपने दिमाग में लिए रेस्क्यू पार्टी के ये फौजी अपनी पहली रात किसी तरह करवटें बदलते हुए काट देते हैं और अगले दिन की पहली किरण के साथ एक बार फिर से खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। 4 फरवरी की दोपहर होते होते फौजियों के बर्फ में दबे होने की ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। इधर सोनम पोस्ट पर प्रयासों के साथ साथ रेस्क्यू पार्टी का साइज भी बढ़ता जा रहा था और उधर देश भर के कई मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिद, मज़ारों में इन फौजियों की कुशलता के लिए प्रार्थनाएं भी शुरू हो चुकी थी। पूरा देश इन फौजियों के लिए मंगल कामना करने में लगा हुआ था कि 4 फरवरी को दोपहर बाद दूसरा चमत्कार होता है। रेस्क्यू पार्टी में काम कर रहे एक सैनिक के रेडियो पर अचानक एक कटी-कटी सी आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज बर्फ के नीचे दबे पड़े सिपाही राममूर्ति की थी। हवलदार एलूमलई की ही तरह सिपाही राममूर्ति भी तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये भी किसी तरह बर्फ के अंदर रेडियो से संपर्क साधने में सफल हो गए थे। जब से रेस्क्यू पार्टी इस एवलांच साइट पर आई थी तब से उनका हवलदार एलूमलई से तो कोई संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन अभी अभी सुनाई पड़ी सिपाही राममूर्ति की आवाज पूरी रेस्क्यू टीम में आशा और जोश की नई लहर भर देती है। इस मैसेज के मिलते ही वो फौजी भी जो अभी अभी अपनी शिफ्ट पूरी कर आराम करने के लिए बैठे थे, फिर से खुदाई करने में लग जाते हैं। सिपाही राममूर्ति 2 घंटों तक रेस्क्यू टीम के साथ रेडियो कांटेक्ट बनाए रखते हैं, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन समझा नहीं पाते। 4 फरवरी को रात 9 बजे सिपाही राममूर्ति की आवाज आना बंद हो जाती है। उनके रेडियो की बैटरी खत्म हुई थी या फिर जीवन की, इस समय ये बता पाना मुश्किल था। इस समय तक रेस्क्यू टीम में 150 फौजी काम कर रहे थे और लद्दाख के 50 स्थानीय लोग भी उनके साथ बचाव कार्यों में जुटे हुए थे। फौजियों की तलाश में खुदाई करती रेस्क्यू टीम को 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी फौजी को बाहर नहीं निकाला जा सका था। इस समय तक रेस्क्यू टीम बर्फ में 40 फीट गहरी 3 सुरंगें बना चुकी थी, लेकिन इनमें से एक भी सुरंग दबे हुए फौजियों तक नहीं पहुंच पाई थी। इतने दिन बीत जाने के बाद किसी भी फौजी के जीवित बाहर आने की आशा भी कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम के काम में जरा सी भी कमजोरी नहीं आई थी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, इंडियन आर्मी अपने एक भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ती और इस बार भी ऐसा नहीं होने वाला था।
एक सुरंग के अंदर ऑपरेट कर रही रेस्क्यू टीम अपने मेटल डिटेक्टर्स की मदद से बर्फ के नीचे किसी भी प्रकार के सिग्नल को ढूंढने के हर संभव प्रयास में लगी होती है कि तभी शाम के लगभग 6 बजे उन्हें कुछ दिखाई पड़ता है। रेस्क्यू टीम की नजर सुरंग के साइड में से निकल रही एक केबल के ऊपर पड़ती है। ये एक कम्युनिकेशन केबल थी और 5 दिनों की खुदाई के बाद इस तबाही के नीचे मिलने वाला ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट था। स्पष्ट था कि रेस्क्यू टीम को अब इस केबल को फॉलो करना था। इस सुरंग के अंदर रेस्क्यू टीम को इस केबल को फॉलो करते हुए इसके समानांतर यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदनी थी। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम था क्योंकि 40 फीट की ये सुरंग पहले से ही काफी कमजोर थी। अब इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल पर एक और सुरंग खोदना इसको और ज्यादा कमजोर बना सकता था, जिसकी वजह से ये सुरंग ढह सकती थी और इसके अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम के फौजी भी बर्फ के नीचे दब सकते थे। लेकिन केबल को फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। रेस्क्यू टीम बहुत ही सावधानी के साथ सुरंग के अंदर एक और सुरंग खोदना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही घंटों में रात हो जाती है और एक बार फिर से खुदाई का काम रोकना पड़ता है। अगले दिन की पौ फटते ही रेस्क्यू टीम फिर से सुरंग खोदने का काम शुरू कर देती है और हैलोजन लैंप्स की मदद से उस केबल को फॉलो करती रहती है। थोड़ी देर तक इस केबल के साथ साथ सुरंग खोदने के बाद रेस्क्यू टीम को एक टेंट का हिस्सा दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। टेंट का ये टुकड़ा देख रेस्क्यू टीम का जोश कई गुना बढ़ जाता है और अगले 5 घंटों तक बिना रुके खुदाई करने के बाद वो बर्फ से भरे इस टेंट तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही रेस्क्यू टीम इस टेंट को खींचने का प्रयास करती है, उनके पीछे की कमजोर सुरंग हिलने लगती है कि तभी एक फौजी की नजर टेंट में लिपटी हुई एक बॉडी पर पड़ती है। 6 दिनों की मेहनत के बाद सोनम पोस्ट के 10 फौजियों में से पहला फौजी मिल चुका था। अत्यंत सावधानी के साथ ठंड से जम चुके इस फौजी को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाता है। 3 और घंटों तक इस टेंट को खंगालने के बाद रेस्क्यू टीम को एक और फौजी की बॉडी दिखाई पड़ती है और इसको भी एक पुली की सहायता से सुरंग से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है। रेस्क्यू टीम के 2 फौजी बहुत धीरे धीरे इस फौजी को सुरंग से बाहर निकालने में लगे ही होते हैं कि अचानक आगे वाला फौजी रुक जाता है। क्या हो गया, रुक क्यों गया, रस्सी खींचता रहे भाई, पीछे वाला फौजी आगे वाले फौजी से कहता है। पूरी तरह अवाक खड़ा ये फौजी थोड़ी देर तक रस्सी से बंधे पूरी तरह ठंड से जम चुके उस फौजी को घूरने के बाद कहता है, इसकी तो सांसें चल रही हैं। क्या पागल हो गया है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? पीछे वाला फौजी जोर से चिल्लाता है तो आगे वाला फौजी और भी ज्यादा विश्वास से दोबारा कहता है, हाँ इसकी सांस चल रही है, जल्दी कर जल्दी कर। 144 घंटों तक 25 फीट बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी सांसें ले रहे इस फौजी का नाम था लांस नायक हनुमंतप्पा कोपड़। तुरंत रेडियो पर इमरजेंसी इवैक का मैसेज रिले कर दिया जाता है। बहुत ही सावधानी लेकिन तीव्रता के साथ लांस नायक हनुमंतप्पा को सुरंग से बाहर निकाला जाता है और तुरंत एक मेडिकल टेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां आर्मी के 3 डॉक्टर्स पहले से तैनात थे। दिन ढल चुका था, इसलिए लांस नायक हनुमंतप्पा को अभी हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि 9 फरवरी की ये पूरी रात उनको इसी टेंट में काटनी थी। तीनों डॉक्टर्स पूरी रात लांस नायक हनुमंतप्पा के ऊपर हर क्षण कड़ी नजर बनाए रखते हैं। डॉक्टर्स को डर था कि कहीं इस खुले वातावरण में उनकी बॉडी और ज्यादा शॉक में ना चली जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनको बचा पाना असंभव हो जाएगा। आधी रात होते होते लांस नायक हनुमंतप्पा के जिंदा बचने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अगले दिन देश के सभी न्यूज चैनल्स पर यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है और इंटरनेट लांस नायक हनुमंतप्पा को मिरेकल मैन और सियाचिन हीरो जैसी संज्ञाएं देने लगता है। एक फौजी जो कर्नाटक के धारवाड़ का रहने वाला था, इलाका जहां तापमान कभी भी 20 डिग्री से नीचे नहीं जाता, ऐसे इलाके का रहने वाला फौजी खून जमाने वाली ठंड को मात दे सांसें ले रहा था। इसे चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता था। उधर देर रात तक ये खबर कर्नाटक के बेतादुर गांव में लांस नायक हनुमंतप्पा के घर भी पहुंच जाती है। लांस नायक हनुमंतप्पा की पत्नी महादेवी, जो अपने पति को मृतमान पिछले 1 हफ्ते से शोक में डूबी हुई थी, इस खबर को सुनते ही बेहोश हो नीचे गिर पड़ती हैं। होश में आने के बाद भी वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर तक सदमे में रहने के बाद महादेवी अपनी बेटी नेत्रा को गोदी में उठा अपनी छाती से लगा लेती हैं और पूरी रात भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हुए गुजार देती हैं। उधर 2000 किलोमीटर दूर उनके पति ऑक्सीजन मास्क की सहायता से 9 फरवरी की रात किसी तरह काट लेते हैं।
अगले दिन की सुबह होते ही उनको स्ट्रेचर पर लिटा चीता हेलीकॉप्टर से सियाचिन बेस कैंप ले जाया जाता है। बेस पर एक क्विक चेकअप के बाद उन्हें दूसरे चीता हेलीकॉप्टर में थोइस ले जाया जाता है, जहां इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस पहले से ही उनके लिए तैयार खड़ा था। इंडियन एयरफोर्स के इस दैत्यकाय कार्गो प्लेन ने अभी 1.5 घंटे पहले ही मोहन नगर के हिंडन एयरबेस से सियाचिन के लिए उड़ान भरी थी और इसमें लांस नायक हनुमंतप्पा के लिए विशेष लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया गया था। थोइस पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही 77 वेल्ड वाइपर स्क्वाड लांस नायक हनुमंतप्पा को अपने C-130J में लेकर दिल्ली के पालम एयरबेस के लिए निकल पड़ता है। पालम एयरबेस की VIP पार्किंग में इंतजार कर रही एक सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस लांस नायक हनुमंतप्पा को ले आर्मी R&R हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। VVIP एक्सेस कॉन्वॉय में फुल स्पीड से चल रही है एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में आर्मी R&R पहुंच जाती है, जहां सैकड़ों न्यूज कैमरे मिरेकल मैन लांस नायक हनुमंतप्पा की एक झलक पाने को उमड़े हुए थे। आर्मी R&R के उस समय के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल SD दुहान ने अपने 38 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा था और उन्होंने अपने इस 4 दशक लंबे करियर में काफी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज चीजें देखी हुई थी। मेडिकल साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लांस नायक हनुमंतप्पा का पहला निरीक्षण करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल दुहान मीडिया से कहते हैं, लांस नायक हनुमंतप्पा शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद के बने हुए हैं। इस प्रकार की ऊंचाई पर इस प्रकार की परिस्थितियों में लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिनों तक ही जिंदा रह पाते हैं। मैं इस विषय के ऊपर सैकड़ों किताबें और रिसर्च पेपर्स पढ़ चुका हूं, लेकिन ऐसे किसी केस के बारे में मैंने आज तक ना ही पढ़ा है और ना ही सुना है। ICU में ट्रांसफर किए जाने के आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी चीफ जनरल सिंह भी लांस नायक हनुमंतप्पा को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 दिनों तक मौत को मुंह चिढ़ाने वाला ये फौजी अब कोमा में जा चुका था। इस समय लांस नायक हनुमंतप्पा जीवित तो थे, लेकिन उनके शरीर में पानी की काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी और वो हाइपोथर्मिक, हाइपोक्सिक, हाइपोग्लाइसेमिक होने के साथ साथ अत्यंत गंभीर शॉक में थे और उन्हें न्यूमोनिया भी हो चुका था। शाम होते होते लांस नायक हनुमंतप्पा की पत्नी, बेटी और बाकी परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां से आर्मी की एक विशेष गाड़ी उन्हें सीधा आर्मी हॉस्पिटल लेकर आती है। अपने पति को जी भर के देखने के बाद महादेवी मीडिया के सामने आती हैं और अपनी मातृभाषा कन्नड़ में देश के सामने खुलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। आधी रात होते होते आर्मी R&R के डॉक्टर्स लांस नायक हनुमंतप्पा के ऊपर और ज्यादा गहन उपचार करने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर्स का मानना था कि यदि ये फौजी 6 दिनों तक -50 से -70 डिग्री तापमान को झेल सकता है तो फिर इस उपचार को भी झेल ही लेगा। महादेवी और लांस नायक हनुमंतप्पा के परिवारजन उनकी शुभकामना के लिए हॉस्पिटल के पास ही स्थित एक मंदिर में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। उनके साथ साथ पूरा देश भी अपने इस फौजी के लिए पूजा प्रार्थना, हवन, इबादत करने में लग जाता है। BSF के एक रिटायर्ड सैनिक तो लांस नायक हनुमंतप्पा की जान बचाने के लिए अपनी किडनी देने दिल्ली तक आ पहुंचते हैं। पूरे देश में खुशी के साथ साथ आशा की एक किरण भी थी। देशवासियों को लग रहा था कि यदि इंडियन आर्मी का सुपर ह्यूमन सियाचिन में इतना कुछ झेल सकता है तो अब वो मृत्यु को भी आराम से हरा ही देगा। लेकिन लांस नायक हनुमंतप्पा के परिवार और देशवासियों की आशा ज्यादा देर नहीं रहती। 11:45 पर कर्नाटक का ये वीर योद्धा पूरे 8 दिनों तक यमराज को छकाने के बाद उनका हाथ थाम ही लेता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। श्रद्धांजलि देने के लिए लांस नायक हनुमंतप्पा के पार्थिव शरीर को दिल्ली में स्थित आर्मी कंपाउंड के ब्रार स्क्वायर में लाया जाता है, जहां परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेता और मंत्री उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्रार स्क्वायर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर देशवासियों से कहते हैं, वो हमें उदास और टूटा हुआ छोड़कर चला गया। लांस नायक हनुमंतप्पा की आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे अंदर का सिपाही अमर है। गर्व है कि तुम्हारे जैसे बलिदानी ने भारत की सेवा की। जब लांस नायक हनुमंतप्पा की वीर गति की खबर उनकी पत्नी महादेवी तक पहुंचती है तो वो बस इतना ही बोल पाती है, कृपा करके उनकी माँ को कुछ मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। लांस नायक हनुमंतप्पा की माँ बसम्मा इस समय भी भगवान के सामने अपने बेटे के जीवन के लिए प्रार्थना करने में लगी हुई।
11 महीने बाद 2017 में आर्मी डे परेड के लिए महादेवी दिल्ली आती और उस समय के आर्मी चीफ से अपने वीर पति का सेना मेडल भी स्वीकार करती। इसी दिन की रात को आर्मी चीफ के घर पर आयोजित किए गए एक रिसेप्शन के दौरान महादेवी ज्यादातर समय अपनी बेटी नेत्रा के साथ एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई दिखाई पड़ती। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी बड़ी होकर क्या बने, तो महादेवी मुस्कुराते हुए उत्तर देती हैं, वैसे तो वो जो बनना चाहे वो बन सकती है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ये बड़ी होकर एक आर्मी ऑफिसर बनेगी और सियाचिन में भी सर्व करेगी। मैं जानती हूँ कि अभी महिलाओं को वहाँ नहीं भेजा जाता, लेकिन नेत्रा अभी बहुत छोटी है। क्या पता जब तक वो बड़ी हो तब तक आर्मी के नियमों में बदलाव आ जाए। उनका ये उत्तर सुनकर वहाँ बैठी आर्मी ऑफिसर की कई पत्नियां अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं आप डॉक्टरों से मिलूंगा सर, मेरी किडनी या लीवर जो भी चाहिए उनको, किसी भी शरीर का कोई भी अंग चाहिए वो उनको जो है ना फिट कर दिया जाए ताकि वो जिंदा बने।